Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 8th of December 2021, Wednesday. Inspiration of the day is knowing your deepest intention can be your guiding force in the creation of a better life. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Deals to help encourage Indian firms use Russian technology. जैसा कि हम सब ने लास्ट एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया की विज़िट पर हैं और इस विज़िट में बहुत सारे ट्रेड रिलेशन मोर स्पेसिफिकली डिफेंस डील से रिलेटेड डिस्कशंस होंगे। तो उसी सारी न्यूज़ को बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है। सो एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड, India and Russia are eyeing deeper participation in infrastructure sector related to crude oil supply deals, manpower training, technology transfer, as well as research in the field of metallurgical technologies. So, number of memorandum or understanding has been or memorandum of understanding has been signed by both the side, and into these agreements or proposed agreement, both the government, both the countries will focus on infrastructure development that will emphasize the crude oil supply deals, manpower training, technology transfer in case of oil refineries, research in the field of other technologies. और इन सारी डील्स के साथ इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि रशिया के साथ जो ये डील हुई है इंडिया की, डेफिनेटली दीज टाइप्स ऑफ डील्स और एग्रीमेंट विल डेफिनेटली इनकरेज ऑल द इंडियन कंपनीज टू यूज़ द रशियन टेक्नोलॉजी इन कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करी जाए, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें डिफेंस रिलेटेड डील्स में, तो जिन कंट्री से इंडिया मैक्सिमम डिफेंस डील करता है या डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट करता है, वो बहुत सारी कंट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से थोड़ा सा हेजिटेंट होती है। दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी टू देयर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि फिर वो उससे वो सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इसराइल हो, दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी। बट अब जो नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया गया है। गवर्नमेंट ने इवन कुछ केसेस में तो ऐसा भी बोला है कि अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो हम आपसे किसी भी तरह का डिफेंस डील नहीं करेंगे। तो ये जो डील हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के इंडिया और रशिया के बीच में, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि इस तरह की जो डील्स हुई, इनका जो फोकस पॉइंट है, पिवोटल पॉइंट है, वो यही है कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो इनकरेज हो रशियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन पावर सेक्टर हैज़ ऑलरेडी also been signed between India's NTPC and Russia's Inter-RAO export, and that is aimed at furthering the cross-border trade of electricity. तो इंडिया की एनटीपीसी और रशिया की काउंटर पार्ट कंपनी ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत दे विल फोकस ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा कई सारे और जो एग्रीमेंट्स हैं क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर के या अदर रिलेटेड एरियाज़ में, उन सारे एग्रीमेंट्स को रिन्यू भी किया गया जो ख़त्म हो रहे थे रिसेंटली। तो जैसे कि अगर हम क्रूड ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट की बात करें, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रोज नेफ्ट के बीच में हुआ था, दैट वाज रिन्यूड एट दिस विजिट, एंड इट मीन्स दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि फरवरी 2020 में साइन किया गया था, जहां पर इंडिया ने एग्री किया था कि इंडिया विल बाई 2 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ रशियन क्रूड ऑयल अंडर दिस डील। तो इसी डील को आगे भी कंटिन्यू कर दिया गया। इट मीन्स रशिया विल बी द इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। तो इस डील के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 तक इंडिया विल कंटिन्यू टू बाई दिस अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशियन काउंटरपार्ट्स। अपार्ट फ्रॉम इट, number of other deals agreement has already also been signed and renewed into this visit. Now let us look into the article number 2 that is given on page number 6. Crypto violators may be fined rupees 20 crore or get 1.5 year jail terms.
बहुत टाइम से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है इंडिया में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पर्टिकुलर विंटर सेशन में, पार्लियामेंट के विंटर सेशन में गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू प्रेजेंट अ क्रिप्टो बिल। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, डिबेट है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करेगी कि रेगुलेट करेगी, कैसे प्रोविजंस आएंगे। तो एज पर द रिसेंट न्यूज़, द गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर टू ओवरसी द क्रिप्टो करेंसी। तो एक रेगुलेटर का अपॉइंटमेंट, कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करने की सोच रही है एज पर द न्यू बिल। Why? Because authorities looking to classify them as a financial assets. It means cryptocurrency or digital currency is now going to be classified as a financial asset, और उस financial asset को regulate करने के लिए there is a capital market regulator that will oversee all the cryptocurrencies transaction. और इसी के तहत ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि इस बिल को प्रेजेंट करते ही गवर्नमेंट जो है वो जितने भी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं उनको एक डेडलाइन दे सकती है। डेडलाइन किस लिए? डिस्क्लोज करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कि उनके पास कितने फाइनेंशियल असेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इट मीन्स वो कितनी क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट फॉर्मेट में होल्ड करते हैं, चाहे वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी हो। एंड डेफिनेटली आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ डिस्कशन। आप प्राइवेट, तो ये कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड जो पीपल अवेयर है मैटर से उनसे पूछेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल बी गिविंग सम डेडलाइन फॉर डिक्लेरेशन और डिस्क्लोजर ऑफ द अमाउंट दैट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग इन इंडिया। The bill is likely to use term crypto assets instead of cryptocurrency. They are going to use this word crypto assets. Why crypto assets? Because if you see, crypto assets is a broader term. It's not only include the cryptocurrency but other forms of digital asset, digital financial assets as well. And that is why government want to use this crypto asset instead of cryptocurrency. That is a narrower definition or narrower term. तो चाहे किसी टोकन के फॉर्म में, चाहे किसी करेंसी के फॉर्म में, चाहे किसी असेट के फॉर्म में, चाहे किसी सर्टिफिकेट के फॉर्म में, अगर क्रिप्टो असेट्स होल्ड करता है कोई इंडिविजुअल, तो उसको उस डेडलाइन के तहत वो अपने अमाउंट को, अपने असेट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर किसी इंडिविजुअल ने इस पर्टिकुलर डेडलाइन के तहत या जो रेगुलेशंस आ रहे हैं इनके तहत अपने असेट्स को, क्रिप्टो असेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया, तो दैट डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर वॉलेटर कैन बी फाइंड। और कितना फाइन लग सकता है उस पर? अप्रॉक्सीमेटली $2.7 मिलियन का। तो अगर एक CR के टर्म में बोला था तो 20 करोड़ का मैक्सिमम फाइन विद और imprisonment of 1.5 year as per the recent bill that is going to be presented in parliament. इसके अलावा छोटे इन्वेस्टर को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए गवर्नमेंट जो है, अगर जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो असेट्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है एज पर द न्यू बिल। क्योंकि जैसा कि हमारी गवर्नमेंट का ओपिनियन रहा है कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो असेट्स जो है वो बहुत ही रिस्की एक्सपोजर है। तो स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स को उस एक्सप्लॉइटेशन से रोकने के लिए गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टिंग और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो असेट्स, जिससे कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट कहीं पर भी हॉल्ट ना हो। इसके अलावा अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात करी जाए, हमने डिस्कस भी किया था प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात करी जाए तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली ब्लैंकेट फॉर्म में बैन कर देगी। पर रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि जो पहले बिल बना था उसमें ये प्रपोजल था, बट गवर्नमेंट इज नाउ रीवर्किंग ऑन दैट बिल। तो हो सकता है कि जो ये प्रपोजल था कि ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज नीड टू बी बैंड, उस प्रपोजल में कुछ चेंजेस किए जाएं एज पर द न्यू डेवलपमेंट। हालांकि एज पर द speculation, there is no proposal to recognize the Bitcoin as a currency in the country। तो जो ये speculation फैलाई जा रही है कि Bitcoin को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ करेंसी, इस तरह का कोई भी प्रोविजन इस नए क्रिप्टो बिल में नहीं है। द क्रिप्टो मार्केट इन इंडिया हैज़ ग्रोन 641% in a year
सिंस जून 2021। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया में डिस्क्लोज नहीं है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, और 600% का इंक्रीज देखा गया है इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में विद इन 1 ईयर, 1 साल में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई चेन एनालिसिस, अ क्रिप्टो एनालिसिस फर्म। इसके अलावा इस बिल में किस तरह से टैक्सेशन रिजीम एप्लीकेबल होंगे क्रिप्टो के केस में, इस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। द गवर्नमेंट इज नाउ कंसीडरिंग टैक्सिंग द गेन्स फ्रॉम डिजिटल करेंसी। डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल असेट उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो फाइनेंशियल असेट से किसी भी तरह का कैपिटल गेन, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उस सब पर टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा ही। जब हम शेयर्स पर टैक्स देते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर टैक्स देते हैं, तो अदर क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो जो डिजिटल करेंसी है उस पर भी टैक्स लगेगा। और इसीलिए किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन जो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में होंगे, वर्चुअल कॉइन्स में होंगे, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करने की बात करी जा रही है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो, जिससे कि हर तरह के ट्रांजैक्शन जो कि वर्चुअल कॉइन में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना, रिकॉर्ड करना, इट्स वन ऑफ द बिग चैलेंज। तो बिल में इस तरह की बातें करी गई। अगर टैक्स लगाना है तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना ज़रूरी होगा, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को ट्रैक करना ज़रूरी होगा, देन ओनली टैक्स कैन बी अप्लाई ऑन दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट का एम है, अगर हम बात करें, रिसेंटली मोदी ने एक मीटिंग हेल्ड करी थी, रिव्यू मीटिंग होल्ड करी थी, जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि इंडिया की लैंड को यूज़ नहीं किया जा सकता, इंडिया के सिस्टम को यूज़ नहीं किया जा सकता क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज़ करने में, या एक एवेन्यू प्रोवाइड करने के लिए। तो इंडिया कैन नॉट बी अलाउड टू बिकम द एवेन्यू फॉर money laundering and terror financing in by the use of cryptocurrency। तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा क्लियर इंडिकेशन है दे आर गोइंग टू रेगुलेट इट, और इनिशियली बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहेंगे, जैसे कि टेरर फाइनेंसिंग भी ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग भी ना हो, जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनका राइट भी हॉल्ट ना हो, गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कहीं से डिक्रीज ना हो, और किसी भी तरह से इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कोई भी रिस्क ना आए। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ही जो क्रिप्टो बिल लाया जाएगा वो गवर्नमेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट विल बी यूजिंग crypto assets as we have discussed. Now let us look into the some other news clips. Market rebound as Omicron fear eases. So India's benchmark indices rebounded from their 3 months low on Tuesday. और किस वजह से? ओमिक्रॉन जो वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट था, जिसको लेकर के अनसर्टनिटी हो रही थी, दैट likely cause only mild illness and prove less damaging to the economy. तो as per the recent information, as per the recent data, जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, इसका इन्फेक्शन रेट तो बहुत हाई है, बट येस इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी सीरियस इलनेस और इवन नॉट लीडिंग टू एनी सीरियस डैमेज टू इंडिविजुअल। तो एक माइल्ड इलनेस के फॉर्म में ये है, वायरस जो है वो म्यूटेट होने के बाद वीक हो चुका है, जिससे कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल को नुकसान नहीं होने वाला। और डेफिनेटली अगर इंडिविजुअल को नुकसान नहीं होगा, सिटीजन को नुकसान नहीं होगा, कम्युनिटी को नुकसान नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैम्पर द इकोनॉमी एज वेल। और इसी न्यूज़ के बाद से सेंसेक्स क्लोजेस at 57,633, that is up approximately 886 point up from the previous day or previous session, that is approximately 1.56% most since September 23। और इसी तरह निफ्टी में भी 1.38% का उछाल देखने को मिला, या हम अगर पॉइंट्स में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 233.6 का इंक्रीज देखने को मिला निफ्टी के केस में। टॉप गेनर्स हिंडाल्को इंडस्ट्री, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक रहे। अगर लूजर्स की बात करी जाए तो सिप्ला, ब्रिटानिया, दिवीज एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाज द लूजर इनटू दिस रैली। हाउएवर, after this news, the market is rebounding and it is a good news for investors. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Hyundai plans 6 EVs by 20
28 to invest approximately 4,000 crore. तो साउथ कोरिया की कंपनी, मेजर कंपनी Hyundai, that is the second largest market shareholder in India in terms of passenger vehicle segment, is ready to invest approximately 4,000 crore in India. किस लिए इन्वेस्ट करेगी 4,000 करोड़? फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसा कि इंडिया का प्लान है कि आगे आने वाले टाइम में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा। जो सड़क से या रोड से हम कह सकते हैं, जो डीजल और पेट्रोलियम के व्हीकल हैं, पेट्रोल के व्हीकल हैं, उनको रिमूव करने के लिए, और इसको लेकर के इंडिया का टारगेट भी सेट है और सारी कंपनीज आगे आने वाले टाइम में उसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जैसा कि मारुति ने भी पहले अनाउंसमेंट किया था कि आगे आने वाले कुछ टाइम के बाद मारुति अपने सारे पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल को मार्केट से रिमूव कर देगी और टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम करेगी। इसी तरीके से Hyundai ने भी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम को लॉन्च किया, हम कह सकते हैं प्लान को डिस्क्लोज किया, दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ टू लॉन्च 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई 2028. The first of these 6 electric vehicle will come in the financial year 2022. तो लगभग सारे ही सेगमेंट में जो Hyundai है, that is planning to bring the electric vehicle. And this is the forecast for इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना सेल होगा और 28 तक कितना सेल होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है इंडिया में वो पिकअप ले रही है और टाटा, मारुति और Hyundai जैसे जो मेजर कंपनीज हैं, दे ऑल आर लीडिंग दिस वेंचर. Now let us look into the next clip. Life insurers new business premium spike 42%. So life insurance new business premium, that is NBP, has reported stellar performance in the month of अक्टूबर, जो इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। NBP हमने डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो एक न्यूज़ एनालिसिस में, कि जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो डाउन हो रहा है और क्लेम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द, और बढ़े हैं पिछले कुछ मंथ में बिकॉज ऑफ द कोविड रिलेटेड डिजीज़ और इलनेस। लेकिन नवंबर के मंथ में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका न्यू बिजनेस प्रीमियम बढ़ा है अक्टूबर के मंथ्स के कंपैरिजन में, और कितना इंक्रीज देखने को मिला है? 42% का इंक्रीज देखने को मिला है। न्यू बिजनेस प्रीमियम मतलब डेफिनेटली जो नए बिजनेस है उनसे आने वाले प्रीमियम का अमाउंट की बात हो रही है। नए बिजनेस से आने वाले प्रीमियम मतलब नई जो पॉलिसीज़ हैं वो बिकी हैं, नए इन्वेस्टर्स आए, नए पॉलिसी होल्डर्स आए हैं। सो on the back of strong growth in the group single premium for both private insurers as well as the Life Insurance Corporation of India, in November 24, life insurers including LIC reported NPB to the tune of approximately 27,177 crore, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 42% ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ LIC के केस में ये इंक्रीज देखने को मिला है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें भी ये NBP बढ़ा है नवंबर के मंथ में। And you all know NBP is the premium acquired from the new policies in a particular year. तो LIC को छोड़ दिया जाए, अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करी जाए तो SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने एक्सेप्शनल ग्रोथ रजिस्टर करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल के कम से कंपेयर करें तो SBI के केस में 150% का इंक्रीज देखने को मिला है न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी जो कि इस कोविड-19 के शॉक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही थी, नाउ दे स्टार्टेड रिवाइविंग। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हाईएस्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ 8.1% इन 2021 गवर्नमेंट। एथेनॉल को ब्लेंड करने से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस आ चुके हैं, हमने डिस्कस भी किया था। गवर्नमेंट जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा कि जो इंडिया की जो इम्पोर्ट बिल है पहले तो वो रिड्यूस होगा, दूसरा जो डिपेंडेंसी है इंडिया की क्रूड ऑयल को लेकर के वो थोड़ी सी कम होगी, और जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं रिसेंटली उसको देखते हुए और इंडिया का इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, जो कॉमन इंडिविजुअल है, जो
स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, दे आर गेटिंग वेरी मच इम्पैक्टेड बाय दिस इंक्रीज। तो इसीलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रमोट करना शुरू किया। सो ब्लेंडिंग एथेनॉल विद पेट्रोल इन इंडिया हैज़ रीच्ड इट्स highest level of 8.1% in just concluded supply year of financial year, concluded supply year, it's not financial year, supply year, December to November, the government said on Tuesday. तो सप्लाई ईयर दिसंबर से नवंबर तक के चलता है, यानी दिसंबर दिस ईयर टू नवंबर नेक्स्ट ईयर। तो नवंबर में इस साल का जो सप्लाई ईयर ख़त्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल के साथ वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। अप्रॉक्सीमेटली 8.1% का इंक्रीज देखने को मिला है एथेनॉल ब्लेंडिंग के केस में। एंड दिस इज़ द स्टेटस चेक। इट मीन्स किससे कितना प्रोड्यूस होता है, शुगर केन से, मोलासेस से, ग्रेन से, कॉर्न से कितना एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और कितनी करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो यूज़ हो रही है। अगर हम सप्लाई की बात करें, सो इन एथेनॉल सप्लाई ईयर ऑफ 2020 to 21, that is from December to November, approximately 3.03 billion liter of ethanol has been supplied by distilleries to OMCs. तो 3.03 बिलियन लीटर का एथेनॉल सप्लाई किया है डिस्टिलरीज ने OMCs को। OMC स्टैंड्स फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो कि बेसिकली क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इसको ब्लेंड करती हैं एथेनॉल को, जो कि फाइनेंशियल ईयर, जो कि सप्लाई ईयर 2013-14 में केवल और केवल 0.38 बिलियन लीटर्स था। देख सकते हैं 5 सालों में कितना इंक्रीज देखने को मिला है। अगर 2013 के सप्लाई ईयर को 2020 के सप्लाई ईयर से कंपेयर करें, सप्लाई ईयर जो कि दिसंबर से स्टार्ट होकर के नवंबर पे एंड होता है। एज वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो दिस supply year is now going to be completed. It is said the government was committed to achieving the blending target of approximately 10%, जो कि 8.1% गवर्नमेंट ने अभी अचीव, या हम कह सकते हैं कंपनीज ने अभी ही अचीव कर लिया है। इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ भी हो रहे हैं। कुछ एथेनॉल जो डिस्टिलरीज, उन्होंने गवर्नमेंट से कंप्लेन भी करी है कि जो OMCs हैं वो कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं कर रही हैं एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसकी वजह से जो डिस्टिलरीज हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है ये एथेनॉल की सप्लाई करने में। तो कई सारी OMCs पर भी इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और OMCs ने भी अपना लिया है कि उनको शुगर केन्स के एथेनॉल ज़्यादा गुड क्वालिटी के होते हैं। तो कंपनीज जो डिस्टिलरीज हैं वो शुगर केन की जगह मेज़ को यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से OMCs की जो क्वालिटी का एथेनॉल चाहिए वो क्वालिटी का एथेनॉल नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह के बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं जो बॉटल नेक की तरह काम कर रहे हैं इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करने के लिए। फिलहाल गवर्नमेंट इन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बट इट्स अ गुड पॉइंट दैट इंडिया हैज़ achieved 8.1% of ethanol blending target. Now let us look into the next clip. Have taken measures to protect the bona fide commercial decisions of bank, says PM. So government has taken the various measures to protect the bona fide commercial decisions of bank to alleviate the fear of any unwarranted hardship to officials or senior executive taking की डिसीजन। तो जो पार्लियामेंट में जो विंटर सेशन आने वाला है उस विंटर सेशन में कई सारे बिल या कई सारे रेगुलेशंस जो हैं वो प्रेजेंट होने वाले हैं। बैंकिंग को लेकर भी कई सारे जो बिल्स हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, या हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेशन या रूल्स जो भी चेंज होने वाले हैं वो सब इस बार पार्लियामेंट में जो विंटर सेशन है उसमें प्रेजेंट किए जाएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इंक्लूड्स द अमेंडमेंट टू प्रिवेंट द करप्शन एक्ट 1988। तो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में, स्पेसिफिकली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए करप्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। दैट रिक्वायरिंग प्रायर परमिशन बिफोर इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, सेटिंग अप द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड financial frauds for the first level of examination of suspected fraud of the banks and financial institution in excess of rupees 50 crore, finalization of consolidated staff accountability framework एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल विंटर सेशन का वेट कर रही हैं और इसी को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं
इन सारे अप जो बिल और रेगुलेशन प्रेजेंट करने वाले हैं पार्लियामेंट में, इसमें ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं जहां बैंक्स को प्रोटेक्ट किया गया है। मोर स्पेसिफिकली बैंक्स के जो कमर्शियल बोनाफाइड कमर्शियल डिसीजंस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। सो द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन has recently finalized the staff accountability framework for non-performing assets account of 50 crore above। और इसी के तहत जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको डायरेक्ट भी किया गया था, उनको एडवाइस भी किया गया था कि दे विल नाउ रिवाइज देयर रिस्पेक्टिव स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी। एनपीएस से रिलेटेड जो भी स्टाफ डील जो भी लोन्स में डील करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी जाए। तो उस नई जो पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने डाला है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उस नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर एडवाइज्ड और डायरेक्टेड टू रिवाइज सूटेबली their respective staff accountability policy and other relevant policy as per the government। और इसी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी में को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था कि जो इंडिविजुअल स्टाफ हैं, सीनियर की ऑफिशियल्स हैं, वो अब लोन रिलेटेड डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा। किसी भी तरह का एनपीए होगा तो उन पर अकाउंटेबिलिटी आएगी और डेफिनेटली दे विल नॉट ईजिली लेंड एनी मनी। तो इससे क्या होगा, अगर बैंक रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि ऑफिशियल रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो जल्दी लोन पास नहीं करेंगे, तो बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो डाउन होगी। इकोनॉमी में क्रेडिट जल्दी फ्लो नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा। अगर इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो नहीं होगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा, तो डेफिनेटली इकोनॉमी के डेवलपमेंट में और रीग्रोथ में जो रिबाउंड हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने थोड़ी सी सफाई दी है। उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो स्टाफ पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, जो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क आया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ टेकन ऑल द मेजर्स टू प्रोटेक्ट द बोनाफाइड कमर्शियल डिसीजंस ऑफ द बैंक। बैंक अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लोन दे सकते हैं, लोन ग्रांट करने के डिसीजंस ले सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर जो बोनाफाइड जो भी ये रेगुलेशन आया है, जो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, इसका सिर्फ पर्पस इतना है कि किसी भी तरह के करप्शन को, जो कि लोन ग्रांट करने में जो करप्शन प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं, जो करते हैं, जैसा कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि ऑफिशियल्स जो होते हैं, की ऑफिशियल्स बैंक के जो होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो जानते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत अच्छी नहीं है, ही और शी विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन। इसके बावजूद भी वो लोन ग्रांट करते हैं क्योंकि उनका उसमें कट और कमीशन होता है, और जिसके बाद वो लोन जो है वो एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया था, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क लाया गया है। इसमें किसी भी तरह के जो कमर्शियल डिसीजंस लेने की जो अथॉरिटी है, जो ऑटोनॉमी है बैंक्स की, वो नहीं ली गई है, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। इनका ये कहना द स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग बोनाफाइड डिसीजंस टेकन बाय द बैंक ऑफिशियल्स वर्कमैन व्हाइल इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग और इनएक्शंस। हालांकि ये ग्राउंड लेवल पे जो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है ये कितना सक्सेसफुल होता है और ये किस तरह से इंडिविजुअल इसको परसीव कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा कई सारे और भी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि, या डिसीजंस हैं जो कि विंटर सेशन में लेने जाने, जिसमें 2000 का जो नोट है उसके सर्कुलेशन को लेकर के, जो प्रोजेक्ट्स कुछ हैं उनमें जो फंड डिसबर्स करना है उसको लेकर के, पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर जो लीक है उसको लेकर भी कई सारे जो न्यूज़ हैं या जो कई सारे डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट को लेने हैं इन द अपकमिंग विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। So let us see, this winter session is going to be very important for Indian economy, and definitely that will ensure the upcoming trajectory of Indian economy. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.